हेलो दोस्तों, मन्नी सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, तो हम लोग अब वैकेंसी के इंतज़ार न करते हुए हम लोग अभी से ही तैयारी में लग जाए ताकि हमारा एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। इसके लिए हम लगातार इस चैनल पर बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल में के प्लेलिस्ट में विजिट कर उन सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा हम लोग देर ना करते हुए हम लोग पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 है। पहला नंबर सवाल को देखते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए में है पारा, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में है बेंजीन, ऑप्शन डी में ईथर। तो द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पारा। दूसरे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। दूसरे नंबर सवाल क्या कहता है कि सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता रहता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी में है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी में है रेडियो सक्रियता, ऑप्शन डी में है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निरंतर माने लगातार सृजन कारण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का लगातार सृजन होते रहता है। तो चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है एल बेयर्ड, यहाँ पे जे एल बेयर्ड होगा, जे एल बेयर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी में है जॉनसन, सी में डब्ल्यू रैमजे, रॉबर्ट मालेज। तो टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किए थे, जे एल बेयर्ड ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तीसरे नंबर सवाल। चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है कि रॉबर्ट कोच ने, कि लीवन ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि नाल एवं रुस्का ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज जो किए थे नाल एवं रुस्का ने किए थे, नाल एवं रुस्का ने किए थे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज। पांचवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। पांचवा नंबर सवाल क्या कहता है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी में अप्रगामी, ऑप्शन सी में विद्युतीय चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी में अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब प्रकाश की तरंगों की प्रकृति अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग होती है। छठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि बी में दिया है कि आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, और ऑप्शन सी में दिया है कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पानी जम जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा। आप लोग जानता पता है कि तापमान घटने से पहले आयतन है जो तापमान धीरे धीरे घट रहा है, तो धीरे धीरे घट रहा है तो आयतन भी कुछ हो जाएगा घटेगा, और उसके बाद में कुछ हो जाएगा बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा। सातवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। सातवां नंबर सवाल क्या कहता है? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, और ऑप्शन सी में दिया है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन सी डी में दिया है कि दाब एवं गलनांक कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक है जो कुछ होता है घट जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। आठवां नंबर सवाल को ऊपर चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। देखिए हाइड्रोजन से भरा एक रबड़ का गुब्बारा होता है जो वायुमंडल के ऊपर जाकर फट जाता है ऊंचाई पर जाने पर। क्योंकि
हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है कि वायु दाब बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो आप लोगों को पता है कि वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायु दाब है यानी वायुमंडलीय दाब है जो घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसी कारण से है गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है। 9वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 9वें नंबर सवाल है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप शीघ्र उबाल सकती है। ऑप्शन बी में है कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। और ऑप्शन सी में उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकने का कारण है कि दाब बढ़ जाने से उसका क्वथनांक भी कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9वें नंबर सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। 10वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। किसी लिफ्ट में 10वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। देखिए, भार जो अधिक कब मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो कि समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। आप लोगों को पता है कि जब लिफ्ट त्वरित होकर ऊपर जा रही होती है तो भार अधिक मालूम पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर कम पूछता तो ए हो जाता, त्वरित होकर नीचे आ रही है। तो इसका अधिक भार पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित होकर ऊपर जा रही होती है तब। 11वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या कहता है, रडार का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, कि ग्रहों को देखने के लिए, कि भूकंप की तीव्रता को पता लगाने के लिए, कि जहाज़ों और वायुयान आदि को ढूंढने के मार्ग निर्देशन करने के लिए। तो आप लोग को पता है कि रडार का उपयोग जो करते हैं जहाज़ों और वायुयान के आदि मार्ग निर्देशन के लिए, पता करने के लिए और पता ढूंढने के लिए रडार का उपयोग जहाज़ों और वायुयानों में करते हैं। 12वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है कि पानी का घनत्व निम्न में से किस पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर है जो पानी का घनत्व अधिक होता है। रेडियो सक्रियता का इकाई, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता का जो इकाई होता है वह क्यूरी होता है। कुछ होता है, क्यूरी होता है, क्यूरी होता है। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थों को परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में दिया है एसेटिलीन। तो इस खाद को जब हम पदार्थों को परिरक्षण हेतु सुरक्षित रखते हैं कौन सा पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, तो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। 15वां नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 15वां नंबर सवाल क्या कहता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो आप लोग के पता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4Cl की NH2CO NH2 की NH3 की NH2 तो आप लोग के पता है कि यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। चाहे CO कह लीजिए चाहे NH2 कह लीजिए, ये भी सूत्र होता है। तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ये हो जाएगा डी, NH2CO NH2। यूरिया में नाइट्रोजन की अगर परसेंटेज पूछ लिया जाए आपसे कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, तो वह यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, माने खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है वो कौन सा खनिज है, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड की रूटाइल की हेमेटाइट। तो आप लोग पता है कि हेमेटाइट से जो लोहा का उत्पादन करते हैं प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर को कैल्शियम, पिंच ब्लेड जो होता है रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा सी, पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है।
देखिए 17वां नंबर सवाल है कि जब चींटियां काटती है तो किस अम्ल को छोड़ती है। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं। जब चींटियां काटती है तो किस अम्ल को छोड़ती है। देखिए जब चींटी हमको काट लेता है, चींटी हो गया, चाहे बिच्छू के डंक, चाहे मधुमक्खी काट लेता है, तो हम लोग को जहाँ पे काटता है वहाँ पे लहर देता है, यानी कि वो लहर क्यों देता है, कौन सा अम्ल को छोड़ता है, साइट्रिक अम्ल का, कि टार्टिक अम्ल का, कि फॉर्मिक अम्ल का, कि लैक्टिक अम्ल का। तो देखिए जब चींटियां काटती है तो वह फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल को। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, कौची में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में, नींबू में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है जो बिच्छू के डंक में या चींटियां के डंक में पाया जाता है, चींटियां के। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है, दूध या दही में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 18वां नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। कौन सा स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है, तो ऑप्शन ए में है डॉल्फिन, ऑप्शन बी में है बाघ, ऑप्शन सी में है मानव, ऑप्शन डी में है मगरमच्छ। तो स्तनधारी जीव कौन से हो जाएंगे, तो आप लोगों को पता है कि जो निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी नहीं है तो ये सब स्तनधारी है। बाघ ये सब है, डॉल्फिन ये सब स्तनधारी होगा, जो मगरमच्छ है जो स्तनधारी के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा डी 18वें नंबर सवाल के। 19वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। हाइड्रोफिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आप लोग के पता है कि हाइड्रोफिया जल से डरने वाली बीमारी को हाइड्रोफिबिया होता है। जो रेबीज होता है, रेबीज कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। हाइड्रोफिया रोग है जो विषाणु से उत्पन्न होता है, कौची से, विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, पेपवर से, सिंकोना से, एकोनिट से, कि कैनाबिस से। तो कुनैन को जो प्राप्त किया जाता है सिंकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, सिंकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा। 21वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपस्थिति मानव के पेट में नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल भी मानव के पेट में नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में दिया है कि मानव पेट में कोई अम्ल नहीं होता है। तो हमारे पेट के अमाशय में जो अमाशय से कौन सा अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि हमारे पेट में हाइड्रोलिक अम्ल उपस्थित होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2SO4 का सल्फ्यूरिक का अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन होता है, H2SO4 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 22वें नंबर भी सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ के मांस को खाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग के पता है कि जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तो कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे, तो वह द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। कौन सी, द्वितीय उपभोक्ता में। तो 22वें नंबर सवाल का राइट आंसर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वागाही है। तो आप लोग के पता है कि जो सर्वागाही होता है ब्लड AB ग्रुप का जो है उसको सर्वागाही के नाम से। सर्वदाता किसे कहा जाता है, सर्वदाता कौन सा रक्त समूह को कहा जाता है, सर्वदाता ब्लड O ग्रुप वाले को सर्वदाता कहा जाता है। और ऑप्शन AB को कौची कहा जाता है, सर्वागाही कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 24वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 24वें नंबर सवाल क्या है, विषाणु में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड,
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु में क्या होता है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर बी, विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। 25वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 25वें नंबर सवाल क्या कहता है कि रेडियम की परमाणु संख्या 88 होते हैं और उसकी परमाणु द्रव्यमान को दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो रेडियम को Ra से संकेत करते हैं, इसकी परमाणु संख्या होती है 88, इसको परमाणु द्रव्यमान होती है जो 226 होती है। परमाणु द्रव्यमान को A से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, Z से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो आप लोग के पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 88 है और तो प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी, 88 होगी। तो देखिए जिसके लास्ट में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। और पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान प्लस परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के जोड़ को ही न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ, इसमें घटाव होगा, न्यूट्रॉन A माइनस Z हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या के परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 226, और माइनस कितने कर लेंगे, 88 कर लेंगे। 226 में से 88 घटाएंगे तो 138 और 88, इस न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा, 138। न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा, 138, और प्रोटॉन की संख्या जो 81 निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 25वें नंबर सवाल का राइट आंसर ए हो जाएगा। आपसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रम से पूछा था। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, तो 88 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पूछा था तो A माइनस Z हो जाता, तो A माइनस Z हो जाएगा। तो 226 में से 88 घटा देंगे तो 138 हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन की संख्या A है। तो आप लोग को ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। चलिए, तो यह आखिरी प्रश्न था जो ख़त्म हो गया। ये सारे जितने क्वेश्चन आप लोग किए, या बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार दरोगा का और BPSC का PT होता है, उसके मिश्रण से सेट से प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये सारे प्रश्न। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी त्रुटि हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं, ताकि उस कमियों को हम पूरा कर सकें। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।